हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की क्लास में हम क्लास 11 का अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसको करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो हमारा सेकंड चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। मतलब क्या करना है हमें, जो अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स हैं उसको समझना है। देखो, आपको अगर किसी चीज को समझना है, जैसे अगर हमें इंग्लिश अगर सीखनी है तो हमें इंग्लिश के बेसिक टर्म्स जो कि एबीसीडी है, फिर ग्रामर है, वर्ब्स है, प्रोवर्ब्स है, उनको सीखना पड़ेगा। ऐसे हिंदी है, हिंदी में अगर आपको सीखना है, हिंदी को सीखना तो पहले उसका आ से ज्ञात तक आना चाहिए, फिर वाक्य बनाना, शब्द, ये सारी चीजें आपको क्यों आनी चाहिए? आनी चाहिए। ऐसे ही अगर आपको अकाउंटिंग सीखनी है तो कुछ अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स होती है वो सीखनी पड़ेगी। जैसे कि हमने बात करा कि अगर किसी चीज को भी हमें सीखना है तो हमें बेसिक टर्म्स को सीखना पड़ेगा। सो हमें अकाउंटिंग सीखने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स सीखनी पड़ेंगी। सो अब हम वन बाय वन करके एक एक बेसिक टर्म्स को समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे उसका मीनिंग क्या बन रहा है, ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारा बेसिक टर्म आता है वो हमारा सबसे पहला बेसिक टर्म होता है, हम कहते हैं एंटिटी। एंटिटी बोल दो या हम बोल सकते हैं इसको बिजनेस एंटिटी। ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे, फिर हम इसको समझेंगे कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि एंटिटी होती है, एन एंटिटी मीन्स इकोनॉमिक यूनिट which performs economic activities, ठीक है। फिर इसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कि बिजनेस एंटिटी है। एंटिटी क्या होती है? एन एंटिटी मींस इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। कह रहा है एंटिटी वो होती है जो कि क्या करती है, वो इकोनॉमिक यूनिट होती है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती है। समझते हैं एग्जांपल के साथ। देखो, मान लो ये आपका बिजनेस बोल दो या बिजनेस एंटिटी बोल दो। मान लो ये इसको क्या बोल दे, बिजनेस बोल दे, बिजनेस एंटिटी बोल दे, या फिर इसको बोल दे हम क्या, सिर्फ एंटिटी। सिर्फ क्या बोल दे? एंटिटी। देखो, कोई भी बिजनेस करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है तो उसको बिजनेस की फॉर्म में वो क्या कर सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ही एक बिजनेस स्टार्ट करा, राम इंटरप्राइजेस। ठीक है। तो राम इंटरप्राइजेस को ही हम क्या बोलेंगे, राम इंटरप्राइजेस क्या है? राम इंटरप्राइजेस एक एंटिटी है या बिजनेस एंटिटी है या बिजनेस है, क्योंकि राम इंटरप्राइजेस क्या करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब है सेल करना, परचेज करना। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी एक्टिविटी होती है जिसमें एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज होता है। वो सारी एक्टिविटीज क्या होती है? वो सारी एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इसका एक नाम और, हम इसको एंटिटी को और क्या बोल सकते हैं, इसको इकोनॉमिक यूनिट भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? इकोनॉमिक यूनिट। इकोनॉमिक यूनिट तो हमने बात करी ना, एंटिटी वो इकोनॉमिक यूनिट होती है जो कि क्या करती है, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है। फिर मैंने आपको एग्जांपल के साथ में बताया, मान लो मैंने राम इंटरप्राइजेस बिजनेस करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कर रहा हूं, तो राम इंटरप्राइजेस क्या है? राम इंटरप्राइजेस एक एंटिटी बोल दो, बिजनेस एंटिटी बोल दो, बिजनेस बोल दो, इकोनॉमिक यूनिट बोल दो, जो कि क्या करेगी, अब राम इंटरप्राइजेस है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगी, सेल करेगी, परचेज करेगी, रेंट पे करेगी, एक्सपेंस करेगी, इनकम जनरेट होगा। तो ये सारी
जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है कौन, या तो बिजनेस या बिजनेस एंटिटी या इकोनॉमिक यूनिट, उन सब ये एक ही नाम है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एंटिटी या बिजनेस एंटिटी। सो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। जो भी एक्टिविटीज एक बिजनेस कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं एंटिटी। की वो एंटिटी या बिजनेस क्या है, वो बिजनेस एंटिटी या एक एंटिटी है, ठीक है। सो अब हम जैसे मैं और एग्जांपल नाम देता हूं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री क्या है। अगर बात करें रिलायंस इंडस्ट्री क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री एक एंटिटी, एक बिजनेस एंटिटी है या एक इकोनॉमिक एंटिटी है या सिर्फ एक एंटिटी है या बिजनेस है, ठीक है। अच्छा, जैसे हम बात करें टाटा इंडस्ट्री, टाटा इंडस्ट्री भी क्या है, टाटा इंडस्ट्री भी क्या है, बिजनेस एंटिटी बोल दो, एंटिटी बोल दो या इकोनॉमिक यूनिट बोल दो। ऐसे ही हम बात करें मारुति सुजुकी इंडस्ट्री, ये भी क्या है, ये भी एक एंटिटी है। तो ऐसे जो भी बिजनेस कर रहे हैं, ये सारी जो भी इकोनॉमिक यूनिट इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, मतलब ये जो भी बिजनेस कर रहे हैं, तो ये सारी क्या एक तरीके से ये सारे ही क्या है, ये सारे ही एंटिटी या बिजनेस एंटिटी हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अब हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या बात करेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले मैं लिख देता हूं, फिर मैं आपको ऐसे एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या बोला हमने, इट इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब बिजनेस एंटिटी, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब जब भी बिजनेस के अंदर, जब भी इसके अंदर मनी का एक्सचेंज हो रहा है, गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है या सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, तो वो सारे ट्रांजैक्शन उनको क्या बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्योंकि मनी क्या एक्सचेंज होगी, जब बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा से सेल करा, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स करेंगे, दो चीज एक्सचेंज होगा। वो हमारे पास से गुड्स जाएंगे, हमारे पास से गुड्स क्या होंगे ऑन कैश। मान लो हमने ट्रांजैक्शन करी है, ठीक है, तो हमारे पास आप देखो वो दो चीज होगा, गुड्स क्या हो रहे हैं, गुड्स आउट हो रहे हैं और कैश क्या हो रहा है, कैश इन हो रहा है। तो एक्सचेंज हो रहा है ना भाई, क्या हो रहा है, एक्सचेंज कैसे हो रहा है, गुड्स जा रहे हैं और मनी आ रही है। तो ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, ऐसा कोई भी एक्सचेंज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो इसके बारे में अगर और चीज हम बताएं और एग्जांपल फर्स्ट हो गया। जैसे और मैं एग्जांपल बताऊं, मान लो रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ठीक है, रिसीव फ्रॉम डेटर, या मान लो क्या होगा, सेल परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, सैलरी पेड, सैलरी पेड। तो कुछ भी चीज देखो, रिसीव फ्रॉम डेटर मैं समझा देता हूं। डेटर हमारे पास दोबारा से आएगा, अच्छे तरीके से समझेंगे। डेटर वो होता है जिसको हमने उधार गुड्स बेचे हैं, तो उससे पैसा मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, पैसा मिल रहा है तो मनी का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश, परचेज करेंगे तो गुड्स जाएंगे, परचेज करेंगे गुड्स आएंगे, कैश जाएगा, तो ये भी क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी पैसा जाएगा, सैलरी पे करेंगे तो सैलरी में भी पैसा जाएगा। जहां पर भी इन तीनों में से किसी एक का, दो का या तीन का, किसी चीज का भी एक्सचेंज हो रहा है, वो हमारे लिए क्या माना जाएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब इसको क्या करा गया, एक्चुअली इसको ना अब कैटेगराइज करा गया है।
कैटेगराइज दो पार्ट में करा गया है, बट फिर उसके अंदर पहले दो पार्ट में करा है, फिर इसको हर एक एक में दो दो के क्लासिफिकेशन कर रखे हैं, बट हम टोटली में इसको चार पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है, तो हम इसको दो पार्ट में ना करके चार पार्ट में क्लासिफाई करके इसको समझेंगे, ठीक है। सो हम इसका फर्स्ट पार्ट मिटा देते हैं ताकि सेकंड पार्ट के लिए हमें स्पेस मिल जाए, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि देखो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है इसको वैसे तो पहले दो पार्ट में सब डिवाइड कर रखा, फिर दो से दो पार्ट में, ठीक है। जैसे पहले कर रखा गया है रिलेशनशिप विद द अकाउंटिंग यूनिट, ठीक है। और फिर क्या रखा है मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। एक्चुअली मैं इन दोनों पार्ट के बदले क्या करता हूं, सीधा सीधा जो इसके अंदर दो दो पार्ट बने, जैसे इसके अंदर पार्ट बना है इंटरनल ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसके अंदर बना है हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन, और फिर बना हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सिंपल सी चीज है, कह रहा है अगर आपका अकाउंटिंग यूनिट के साथ या इकोनॉमिक यूनिट के साथ रिलेशन कैसा है उसके बेस पर हमने क्लासिफाई कर दिया, या आपका सेटलमेंट वैल्यू कैसा है उसके बेस पर उसको डिवाइड कर दिया कि भाई आप सेटलमेंट कैसे करो, पेमेंट कैश में चल रही है उधार चल रही है। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल करें इंटरनल ट्रांजैक्शन का, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट। देखो इंटरनल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जो ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे बाहर किसी एक्सटर्नल एंटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो डेप्री देखो हमारे पास कोई भी एसेट है, मान लो हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हर साल वैल्यू क्या होगी, कम होगी, इससे बाहर किसी एंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने बोला एक ऐसी ट्रांजैक्शन है। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट को हमने बोला ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है। बट हम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन की बात करें, जैसे वैसे बहुत सारे एग्जांपल है, बट जैसे हमने क्या करा है, सैलरी पे करी है, सैलरी पेड, ठीक है, या फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। भाई अगर हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे किसी बाहर से खरीदेंगे तो ये भी बाहर की ट्रांजैक्शन है। जब एक तो बिजनेस यूनिट और एक्सटर्नल एंटिटी, दो एंटिटी मिल जाए के बीच में ट्रांजैक्शन हो तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, और जब विद इन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन हो तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। अगर आपने जो आपकी ट्रांजैक्शन हो कैश के थ्रू, जैसे एग्जांपल बात करें, आपने कैश सेल करा है या कैश परचेज करा है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे, कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब दूसरा है आपने सेल परचेज करा, वो क्रेडिट पे करा है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, या फिर दूसरा सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। मतलब जब भी आपने सामान खरीदा या भेजा उधार पर है तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जो हमने कैश में पे करा है, कैश में रिसीव करा है, ऐसी ट्रांजैक्शन क्या बोलेंगे, कैश ट्रांजैक्शन। जो ऐसी ट्रांजैक्शन जो विद इन द फर्म हुई है उसको हम बोलेंगे इंटरनल ट्रांजैक्शन। जो आउटसाइड द फर्म ट्रांजैक्शन हुई है तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन का एग्जांपल है सैलरी पे करेंगे, सैलरी पे करा है किसी आउटसाइडर को, खुद को नहीं, किसी आउटसाइडर को हम अगर हमने पे करा है तो ये क्या है, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। परचेज करा हमने रॉ मटेरियल किसी आउटसाइडर से, तो ये क्या है, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट, वन ऑफ द मेजर एग्जांपल, जो कि क्या है, इंटरनल ट्रांजैक्शन का पार्ट है, ठीक है। सो आई होप ये पूरा जो पहले फर्स्ट मीनिंग हमने समझा उसके एग्जांपल करे, फिर हमने यहां पर उसके
क्लासिफिकेशन देखा कि रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट एंड मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू को फिर हमने और फर्दर क्लासिफाई करके बहुत अच्छे तरीके से हमने अपना जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का सेकंड पार्ट था उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है, सो अब हम अपने थर्ड पार्ट पर चलते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। थर्ड पार्ट हमारा होगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है हमारे पास कैपिटल। क्या है? कैपिटल। पहले लिख लेते हैं एज यूजुअल, फिर समझेंगे इसको अच्छी तरीके से। ये होता है इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी के अंदर। ठीक है, सो कह रहा है कि जो भी पैसा, जैसे अब मैं इसको एग्जांपल समझाऊंगा। मान लो ये बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, ये क्या है? बिजनेस एंटिटी है या एंटिटी है। और मान लो ये है प्रोप्राइटर, ये कौन है? प्रोप्राइटर। ठीक है, इसने क्या करा है? इसने अमाउंट इन्वेस्ट कर, देखो अमाउंट वो पैसे का भी हो सकता है, अमाउंट वो किसी असेट का भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो इसने 10 लाख रुपए लगाए हैं, वो भी क्या है? कैपिटल माना जाएगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो इसने 10,000 तो कैश की फॉर्म में या कैश की फॉर्म में लगाए हैं, बट इसने अपने घर से फर्नीचर भी लाके बिजनेस में दिया है जिसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए। ठीक है, और मान लो घर से कुछ लाके इसने गुड्स भी दिए हैं 50,000 के, तो टोटल ये माना जाएगा कि 10 लाख 11 लाख 50,000 उसने क्या करा है? कैपिटल इंट्रोड्यूस, क्या है? कैपिटल इन्वेस्ट करा है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। इसके मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, इसके अंदर स्टार बना के हम इसके पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहला जो कह रहा है कैपिटल में बी इन फॉर्म ऑफ मनी, मनी की फॉर्म में भी हो सकता है, और असेट हैविंग ए मॉनेटरी वैल्यू। कह रहा है जो कैश की फॉर्म में लगाया, मनी की फॉर्म में लगाया, वो भी बिजनेस के लिए क्या है? कैपिटल है। और जो असेट जैसे फर्नीचर असेट है या गुड्स असेट है, अगर इन फॉर्म में भी लगाया है तो ये भी क्या है? कैपिटल माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल का दूसरा नाम है कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ऑनर इक्विटी। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑनर इक्विटी, या एक और नाम है नेट वर्थ। इसको हम इन नामों से भी जानते हैं। ठीक है, ये हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कंपनी की फॉर्म में बिजनेस करेंगे, तब ये नाम आपको देखने को मिलेगा, ऑनर इक्विटी। ठीक है, और नेटवर्क तो हम बोलते हैं कैपिटल को है। ठीक है, सो इसका और पॉइंट हम जैसे बात करें कि जो कैपिटल होता है, कैपिटल को निकालते कैसे हैं? असेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। अगर हम असेट में से आउटसाइडर लायबिलिटीज को पे कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कैपिटल। ठीक है, इसको भी हम जब कैपिटल का पॉइंट आएगा तो मैं इसको आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि असेट में से आउटसाइडर लायबिलिटी को क्यों लेस कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होता है कैपिटल इज इंक्रीज बाय नेट प्रॉफिट से एंड एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड it is decreased
भाई नेट लॉस और मनी विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज। एक पॉइंट और लिखवा देता हूं, फिर मैं आपको एक साथ समझाऊंगा। एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, it is deducted ठीक है, ठीक है, इसको अभी नहीं, इसको बाद में समझेंगे। तो ठीक है, सो हमने क्या बोला, हमने बोला कि जो कैपिटल है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, असेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। इसको हम आगे चल के जब लायबिलिटीज का पार्ट करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। कह रहे कैपिटल इंक्रीज कैसे होगा, अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो वो कैपिटल को इंक्रीज करेगा, और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा तो भी कैपिटल को इंक्रीज करेगा। ये भी हम अपने आने वाली क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब मैं आपको चैप्टर्स कराऊंगा तो हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमने थ्योरी पढ़ी थी वो वहां पर यूज हो रही है। क्योंकि मैं जितना अभी मैं जिस समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि आपने अभी वो चीज करी नहीं है। कह रहा है कि अगर प्रॉफिट हुआ या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है तो कैपिटल इंक्रीज होगा। अब अगर लॉस हुआ है या मनी विड्रॉल करा बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज के लिए तो कैपिटल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। सो ये आपका बन गया सारा कैपिटल का पार्ट कि जो भी पैसा ऑनर ने या इसको बोलते हैं इस केस में प्रोप्राइटर ने, ठीक है, प्रोप्राइटर ने किसमें, बिजनेस में लगाया, उसको कहते हैं कैपिटल। अगर वो कैश की फॉर्म में होगा तो भी उसको कैपिटल बोलेंगे, अगर वो असेट की फॉर्म में होगा तो भी उसको कैपिटल बोलेंगे, क्योंकि इन सबकी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, सम अप करके नेट वैल्यू निकाल के बताएंगे। तो उसके बाद हमने बोला कैपिटल जो हमने समझाया वही चीज। दूसरा, इसका दूसरा नाम ऑनर इक्विटी या नेटवर्थ होता है। कैपिटल को निकालने का करेगा असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। और कह रहे कैपिटल जो होती है अगर प्रॉफिट हुआ है या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है तो कैपिटल क्या हुआ, इंक्रीज करेगा। और अगर लॉस हुआ है या कैपिटल को विड्रॉ करा है पर्सनल पर्पस के लिए तो कैपिटल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है। सो हमारा थर्ड पॉइंट यहां पर कैपिटल भी काफी अच्छे तरीके से हो चुका है। अब हम अपने फोर्थ पॉइंट को करेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा तो फोर्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा ड्राइंग, ठीक है। तो ड्राइंग क्या है, तो ड्राइंग क्या बोलेंगे, इट इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स, it is the amount withdrawn or goods taken by the proprietor for personal use, पर्सनल पर्पस या पर्सनल यूज के लिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, बिजनेस एंटिटी है, ये है बिजनेस एंटिटी, ठीक है। और यह हमारे पास ऑनर ने करा, या तो ऑनर में यहां से मनी ले लिया है अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। मान लो मालिक ऑनर है या प्रोप्राइटर है, इसने क्या करा, अपने बिजनेस से पैसा विड्रॉ करा है, तो वो भी क्या है, ड्राइंग है। पर्सनल पर्पस के लिए होना चाहिए, वो किसके लिए होना चाहिए, पर्सनल पर्पस के लिए। बिजनेस पर्पस के लिए हुआ है तो उसको हम ड्राइंग नहीं बोलेंगे। या फिर उसने कोई गुड्स का विड्रॉ करा है। मैं जैसे आपको एग्जांपल समझाता हूं, जैसे मान लो राम इंटरप्राइजेज है, जिसको ऑपरेट कौन करता है, राम करता है। एक राम इंटरप्राइजेज है, ठीक है, राम इंटरप्राइजेस, ये ऑपरेट करता है राम, राम इसका ऑनर है, ठीक है।
राम इसका ओनर है। इसका मेन काम है चेयर्स मैन्युफैक्चर करने का। क्या? चेयर्स मैन्युफैक्चर करने का। चेयर्स में ट्रेडिंग करता है। तो पहले चेयर्स को परचेज करता है, देन उन चेयर्स को क्या करता है? सेल करता है। तो क्या हुआ, इस बिजनेस से उसने कुछ 10 चेयर्स अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकालकर वो घर पर ले गया। तो दो 10 चेयर वो क्या हुए? गुड्स हो गए। और उसने क्या करा? बिजनेस से निकालकर पर्सनल पर्पस के लिए लेकर गया है। तो ये क्या माना जाएगा? ड्राइंग मानी जाएगी। तो हमने दो केस बोले, या तो उसने क्या करा है? मनी, जैसे मान लो ये बिजनेस चलाता है, तो यहां जो गल्ला होगा, जो गल्ला होता है, जो नॉर्मल लैंग्वेज में रहता है, उसमें से अगर इसने पैसा निकालकर पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया, या फिर कोई गुड्स को पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया, तो वो क्या होगा? ड्राइंग होगा। अब इसका एक पॉइंट मैं बता दूं, जैसे इसमें एक पॉइंट आता है कि इसमें हमारे पास आ जाएगा एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे? इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल ऑफ प्रोप्राइटर। कैपिटल ऑफ प्रोप्राइटर, जो प्रोप्राइटर की कैपिटल होगी उसके अंदर से रिड्यूस करेंगे। मैं आपको समझा दूं, बैलेंस शीट एक्चुअली आपका एक फाइनेंशियल अकाउंट का एक बुक होती है। ये होती है बैलेंस शीट, जो कि टी की फॉर्म में होती है। कैसे होती है? यहां पर होती है लायबिलिटीज, और ये होते हैं आपके पास असेट। ठीक है? तो कह रहा है, अगर मान लो आपने कोई ड्राइंग करी है, तो ड्राइंग मान लो आपके पास कुछ अमाउंट था, आपने ड्राइंग करी है, तो ड्राइंग के लिए आपको कैपिटल में से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। फिर जो नेट अमाउंट होगा फिर वो आप यहां पर शो करोगे। ठीक है? तो वो कह रहा है, एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल ऑफ प्रोप्राइटर। फॉर एग्जांपल, उसने 10,000 के मनी विड्रॉ करा है, तो जितनी भी कैपिटल होगी उसमें से 10,000 विड्रॉ कर देंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आ जाएगा। या गुड्स विड्रॉ करा है, तो जितने भी वैल्यू ऑफ गुड्स को विड्रॉ करा है उतने अमाउंट से हम क्या कर देंगे? ड्राइंग लिख देंगे, और कैपिटल में से उतना अमाउंट लेस हो जाएगा। ठीक है? सो आपको ड्राइंग पॉइंट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब हम अपना एक नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, जो कि हमारा क्या है? जो कि हमारा होने वाला है लायबिलिटीज। ठीक है? तो लायबिलिटी करते हैं हम, हमारे पास तो लायबिलिटी को करते, तो लायबिलिटी हमारा जो पॉइंट है, अगर हम देखें, लायबिलिटी हमारा 5th पॉइंट है ना, लायबिलिटीज। तो सबसे पहले समझते हैं लायबिलिटीज के बारे में, लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। तो लायबिलिटी क्या होता है? हमने बोला लायबिलिटीज मींस अमाउंट ऑन या पेबल, so payable by the business, अब मैं इसको आपको समझाता हूं। जैसे मान लो ये बिजनेस है, या बिजनेस एंटिटी है। ठीक है? और ये ऑनर है। ठीक है? कह रहा है लायबिलिटीज क्या होती है? जो भी पैसा इसको पे करना होता है किसी बाहर वाले को। अच्छा, किसी को पे करना होता है, तो ये ना, इसको दो पार्ट में आपको मैं समझाता हूं। मान लो ये तो ऑनर था। ठीक है? ये मान लो कोई आउटसाइडर है, जिससे बिजनेस ने क्या करा था? लोन लिया था। इसने अगर बिजनेस को लोन दिया इस पर्सन ने, तो जो लोन लिया है, क्या इसको लोन वापस करना है? यस करना है। तो क्या ये लायबिलिटी हो गई? यस हो गई। क्योंकि लायबिलिटी का मतलब क्या है? अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर या इनसाइडर बोल दो। अब इनसाइडर क्यों मैंने बोला वर्ड ये यूज करा? क्योंकि जो मालिक होता है, देखो, मालिक ने भी बिजनेस के अंदर क्या लगाया है? मालिक ने भी बिजनेस के अंदर कैपिटल की फॉर्म में पैसा दिया है। तो कैपिटल की फॉर्म में पैसा दिया है, तो इस पर इसको क्या करना होगा? ये कैपिटल कभी ना कभी तो इसको क्या करनी होगी? वापस करनी होगी। तो जो कैपिटल होता है, अभी हमने पढ़ा था, हमारे कौन से पॉइंट में पढ़ा था? 3rd पॉइंट में पढ़ा था, है ना?
तो ये थर्ड पॉइंट में हमने कैपिटल पढ़ा था। तो कैपिटल भी क्या होता है, एक तरीके से लायबिलिटी होती है, क्योंकि इस कैपिटल पर को भी बिजनेस को वापस करना होता है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, बड़े ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना। जो बिजनेस होता है और जो ऑनर होता है, जो क्या होता है, ऑनर होता है, दोनों की आइडेंटिटी क्या होती है, सेपरेट होती है, सेपरेट एंटिटी होती है, सेपरेट पहचान होती है, ठीक है। और जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो मालिक ने, ऑनर ने जो भी पैसा बिजनेस को दिया, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, ये लायबिलिटी है। बिजनेस इसको भी उधारी समझता है, और मान लो किसी बाहर वाले पर्सन ने लोन दिया है, ये भी बिजनेस के लिए उधारी है। बट इस उधारी का नाम जो मालिक ने दिया है, इसको बोलते हैं हम इंटरनल उधारी, का मतलब लायबिलिटी, इसको कहा गया इंटरनल लायबिलिटी। और जो बाहर वाले ने दी, उसको कहा होगा एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, कह रहा है लायबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर। इसका मतलब क्या बोला गया, लायबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर, उसको बोला गया इंटरनल लायबिलिटी। और लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर, लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर, तो उसको हमने क्या बोला, एक्सटर्नल लायबिलिटी। जो हमें बाहर वाले को, बिजनेस को बाहर वाले को अगर कुछ पे करना है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी, अगर बिजनेस को कुछ मालिक को पे करना है तो वो इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है। सो अब इसको और फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करा जाता है, हम देखते हैं। पहले तो हमने इसको क्लासिफाई कर दिया कि इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी में। अब इसको क्लासिफाई करेंगे, कह रहा है लायबिलिटीज इज क्लासिफाइड इनटू दो पार्ट में। एक को बोला गया नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है, और एक को क्या बोला गया, एक को बोला गया करंट लायबिलिटी। अब इसको मैं लिखा देता हूं और फिर मैं समझाऊंगा। तो करंट लायबिलिटी बोला गया, इट इज दैट लायबिलिटी which is payable after a period of more than 12 month, more than 12 month, ठीक है। और ये होगा इट इज द लायबिलिटी, इट इज दैट लायबिलिटी which is payable of within 12 months, within, जो within 12 months आपको पे करना है वो कैसी लायबिलिटी हो गई, वो हो गई आपकी करंट लायबिलिटी। और जो आपको 12 मंथ्स के बाद पे करनी है वो लायबिलिटी आपकी क्या हो गई, वो लायबिलिटी आपकी हो गई नॉन करंट लायबिलिटी। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। यहां पर एग्जांपल लिखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए फर्म टेकन लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है, बैंक से लोन लिया है ऑन 1/4/2024 एंड पेड ऑन 1/4/2031 दिसंबर 2026। कह रहा है फर्म ने लोन लिया है 1/4/2024 को और जिसको पेकअप करेंगे 1/31/12/2026 को। मतलब ये 1 साल से ज्यादा हो गया, 12 महीने से ज्यादा हो गया, तो इसको हमने क्या बोला, ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। और इसी के अंदर ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। और दूसरा एग्जांपल हमारा हो गया ए फर्म टेकन लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से फिर लोन लिया ऑन
1/4/2024 को ही, ठीक है। एंड पे कब कर दिया? पे ऑन 30 सितंबर 2024 में ही पे कर दिया। उसी साल में हमने विद इन कैसे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर विद इन 6 मंथ्स हम क्या कर रहे हैं, उसको पे कर दे रहे हैं। तो ऐसी लायबिलिटी क्या रहेगी? ऐसी लायबिलिटी रहेगी हमारी करंट लायबिलिटी, और जो हम आफ्टर 12 मंथ पे करते हैं लायबिलिटी को, वो होती है हमारी करंट नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। सो इसको एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बोला लायबिलिटी क्या होती है? अमाउंट ऑन, या जो भी बिजनेस को पैसा पे करना होता है, जो भी बिजनेस को पैसा पे करना होता है, चाहे वो ऑनर को पे करे, चाहे वो किसी बाहर अदर जिससे लोन है उसको पे करे, ठीक है। इससे लोन लेते इसको पे करे, तो ये दोनों ही क्या है? ये लायबिलिटी है। अच्छा, जो मालिक को पे करना है उसको कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि ये बिजनेस का माना जाता है, ये बिजनेस का पार्ट है। और किसी बाहर वाले को पे करा गया है तो इसको एक्सटर्नल लायबिलिटी बोला जाता है, क्योंकि आउटसाइडर को पे करते हैं, ठीक है। अब हमने बोला कि जो लायबिलिटी होती है दो पार्ट में डिवाइड होती है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ऐसी उधारी जो हमें 12 महीने के अंदर देनी है उसको बोलेंगे करंट लायबिलिटी, और ऐसी उधारी जो हमें 12 महीने के बाद देनी है उसको क्या कहेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। इसके अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट भी है जो कि हम अपने आने वाले चैप्टर्स में भी करेंगे, कि जो हमारा बिजनेस होता है और जो मालिक होता है, ऑनर होता है, उन दोनों को हम अलग अलग मानते हैं अकाउंटिंग के टर्म में। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, और जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो सारे हम बिजनेस के बिहाफ पर करते हैं, ना कि हम ऑनर के बिहाफ पर करते हैं। सो आई होप आज हमने 5 पॉइंट, जो कि हमारा था पहला एंटिटी, दूसरा था हमारे पास बिजनेस ट्रांजेक्शन, तीसरा था हमारे पास कैपिटल, चौथा था हमारे पास ड्राइंग, और पांचवा था हमारे पास लायबिलिटी, और हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा हुआ।